So today our webinar guest, Bipin Kumar Rohit. Bipin is my student in PPI Mechanical Department, and Bipin is a 2015 batch student. And during the learning condition, Bipin got selected in a Blue Star limited company, and now he is working as a MPEC construction engineer in Blue Star Limited. So Bipin today will introduce about first yourself and start the webinar. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. I think my presentation is on मेरी presentation दिख रही है? हाँ देखायचं बिबिन. દેખાય છે ને? સર હિન્દી બરાબર છે ને બધા માટે? ઓકે વાંધો નહીં ચાલશે. So first of all, welcome you all. My name is Bipin Rohit. और मैंने जैसे कि प्रिया सर ने बताया कि मैं ब्लू स्टार में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और ब्लू स्टार के अंदर मैं एक EMPG डिपार्टमेंट में हूँ और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और HVAC प्रोजेक्ट्स को मैं हम लोग देखते हैं. हम लोग एक दूसरे जो कंपनीज होती है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं HVAC प्रोजेक्ट्स. तो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग जो हमारा 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंपनी प्रोफाइल होगा जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में प्रीव्यू दूंगा कि व्हाट इज माय कंपनी, व्हाट माय कंपनी डू एंड मेरी कंपनी को किसने फाउंड किया था, कब फाउंडिंग हुआ था उसका, वो सब. उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है हमारा बेसिक ऑफ HVAC सिस्टम्स, जिसके अंदर HVAC सिस्टम्स क्या है, जिसके अंदर क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स रहता है. HVAC सिस्टम के आगे हम लोग देखेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्ट्स और HVAC प्रोजेक्ट्स. उसके बाद जो अपना लास्ट पार्ट रहेगा वो है क्वेश्चन एंड आंसर, जो जिसके अंदर आप सबको जो भी मतलब क्वायरीज होगी वो आप यू कैन आस्क मी एंड मैं उसका एक पर्टिकुलर आंसर दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी का प्रोफाइल मैं देता हूँ मेरी कंपनी का. तो आई एम वर्किंग इन ब्लू स्टार फ्रॉम पास्ट 2 years. तो ब्लू स्टार इज इंडियाज लीडिंग एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी, जिसका टोटल रेवेन्यू पिछले साल का जो है जो 5 साल 5,405 करोड़ है, जिसके अंदर हम 2800 एम्प्लॉइज काम करते हैं. तो ब्लू स्टार जो है, ब्लू स्टार का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एयर कंडीशनिंग. उसी के साथ साथ ब्लू स्टार एयर कंडीशनिंग के साथ साथ पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स एंड चिलर्स, कोल्ड रूम्स एज वेल एज रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स भी बनाती है और सिस्टम भी बनाती है, जो कई कंपनी में हम लोग अभी प्रोवाइड भी कर रहे हैं. उसी के साथ साथ ब्लू स्टार जो है एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स भी बनाती है. एक स्पेशलाइज मतलब अगर कोई कंपनी को एक स्पेशलाइज्ड उनके जो नीड्स है वो प्रोवाइड करे, ऐसा मशीन्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं. तो दिस इज अ ब्लू स्टार. एंड ब्लू स्टार को जो है वो मोहन टी अडवाणी ने 29 सितंबर 1943 में फाउंड किया था, सिर्फ 2 एम्प्लॉय के साथ. उन्होंने 1943 में फाउंड किया था. और अभी जो पिछले साल में ब्लू स्टार ने 75 इयर्स कंप्लीट किया है, मतलब प्लेटिनम जुबली कंप्लीट किया है अभी. और 75 इयर्स के साथ साथ हमारा जो ब्लू स्टार का जो स्टाफ है वो 2800 एम्प्लॉयज के साथ है. अभी ब्लू स्टार में जो मेन है वो ब्लू स्टार के जो 3 पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल है उसका EMPG, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का एक मेन पार्ट है. वो EMPG में क्या ब्लू स्टार करती है कि एक बिजनेस सेगमेंट्स में वो
मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉलेशन करती है, कमीशनिंग करती है और मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट्स करती है। उसी के साथ-साथ अगर कोई बड़ा सिस्टम है, मतलब कोई बड़ा एरिया है, उसी को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट की ज़रूरत है, तो ब्लू स्टार वो मैन्युफैक्चर भी करेगी, उसको इंस्टॉल भी करेगी, उसको चालू भी करेगी और उसका मेन
प्रेजेंटेशन मेरे को थोड़ा लीव करना पड़ा था, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। अभी मेरे प्रेजेंटेशन का 2 पार्ट है, जिसके अंदर मैं मेरा कंपनी का प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल दूंगा। तो कंपनी मैं ब्लू स्टार के अंदर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ईएमपीजी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता हूँ। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू स्टार का एक छोटा सा प्रीव्यू दूंगा आपको। तो ब्लू स्टार इज अ लीडिंग एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी with an annual revenue of over 5,405 करोड़। और ब्लू स्टार के अभी जो टोटल स्टाफ है वो है 2800 एम्प्लॉइज। अभी ब्लू स्टार का जो मेन प्रोडक्शन है वो है एयर कंडीशनिंग का। उसी के साथ साथ एयर कंडीशनिंग के प्रोडक्शन के साथ साथ ब्लू स्टार जो है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्ट्स भी पूरे करती है और पैकेज्ड एयर कंडीशनर भी करती है। और स्टार जो है चिलर का भी करते हैं, कोल्ड रूम एज वेल एज रेफ्रिजरेशन के ऑल प्रोडक्ट एंड सिस्टम ब्लू स्टार प्रोवाइड करते हैं। ब्लू स्टार को 1943 में मोहन टी अडवाणी ने फाउंड किया था। सिर्फ वो एम्प्लॉय था। फिर पिछले साल ही हेलो लिंक शेयर करने का पीपीटी नहीं देखा दिया। अच्छा હવે દેખાય છે સર? હા હવે શેર થાય છે. હા તો હવે સ્ટાર્ટ કરો ને સર. हाँ कंटिन्यू करा तो ब्लू स्टार को टीम में मोहन टी अडवाणी ने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज के साथ फाउंड किया था और अभी पिछले साल ही ब्लू स्टार 75 कंप्लीट हुआ, मतलब प्लेटिनम जुबली कंप्लीट हुआ है। और अभी ब्लू स्टार की जो टोटल स्टाफ है वो है 28, मतलब 75 इयर्स का जर्नी कंप्लीट करने के साथ साथ ब्लू स्टार का स्टाफ भी बढ़ता गया और प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। और अभी ब्लू स्टार का मेन जो है पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मतलब फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट का होता है ब्लू स्टार एक कमर्शियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो पूरा करती है, एचवीएसी सिस्टम है वो पूरा करती है। फिर ईआरएस सिस्टम करके आते हैं तो वो भी ब्लू स्टार प्रोवाइड करती है। और प्लम्बिंग, फायर, इलेक्ट्रिसिटी वो सब ब्लू स्टार प्रोवाइड करती है। और ब्लू स्टार उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करके देती है, इंस्टॉलेशन भी करके देती है, कमीशनिंग भी करती है और उसका मेंटेनेंस का पार्ट जो होता है वो भी ब्लू स्टार प्रोवाइड करती है। तो वाज द एमपीजी प्रोडक्ट एज द पार्ट है जो वो है यूनिटरी प्रोडक्ट। जैसे कि ब्लू स्टार मैंने आपको दिखाया पिछले साइड में कि वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्ट्स भी करती है, बीआरएफ प्रोजेक्ट्स करती है। उसी के साथ साथ ब्लू स्टार का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एसी। वो एसी को मैन्युफैक्चर करती है। एसी के साथ साथ वो है वाटर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स, फिर है विंडो एसी, वो सब भी ब्लू स्टार मैन्युफैक्चर करती है। उसी के साथ साथ ब्लू स्टार एक मेन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है वो है चिलर। क्योंकि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो होता है वो है मेन पार्ट होता है वो चिलर होता है। जो जितना भी थर्मल कंफर्ट देना होता है वो चिलर के थ्रू ही होता है। और वो चिलर को हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग इंपोर्ट करते हैं जो दूसरे कंट्रीज में बन के आते हैं। पर ब्लू स्टार इज द ओनली कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग द चिलर। एंड ब्लू स्टार का जो थर्ड मेन पार्ट है वो है प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। अभी ब्लू स्टार जो है वो एसी का मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ जो एक कोई कंपनी होता है कि कंपनी के अंदर किसी को कोई स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए जो उनकी तरह से मतलब ऑपरेट करे, तो वो भी ब्लू स्टार
प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चर करके देती है, जैसे कि मतलब इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स है, फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, टेस्टिंग मशीन्स है, डेटा कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है, और टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब ब्लू स्टार मैन्युफैक्चर करके देती है। उसी के साथ साथ ब्लू स्टार जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी बना के देती है, जैसे कि उसके अंदर क्या है कि MIR जो है वो भी बना के देती है। अभी ये था ब्लू स्टार का प्रीव्यू था। अभी अपना जो मेन एजेंडा है वो है HVAC सिस्टम्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका कंटेंट चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। HVAC सिस्टम्स, हाई साइड सिस्टम, लो साइड सिस्टम, BMS एंड क्लीन रूम्स। तो उसका फर्स्ट है वो है HVAC सिस्टम्स। HVAC का फुल फॉर्म हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो एक इंडोर मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को या तो कोई व्हीक्यूलर को एनवायरमेंटल कंफर्ट देती है। मतलब कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या कोई बड़ा सा एरिया है, वहां पे एनवायरमेंटल कंफर्ट चाहिए तो वो HVAC प्रोवाइड करती है। HVAC का जो मेन जो है गोल है वो है थर्मल कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी को प्रोवाइड करना। तो ये थर्मल कंफर्ट और एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए HVAC को 4 पॉइंट्स को रेगुलेट करना पड़ता है। उसका फर्स्ट पॉइंट है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर एक थर्मल कंफर्ट देने के लिए, एक रूम को थर्मल कंफर्ट देने के लिए रूम का टेम्परेचर हमको बढ़ाना या कम करना पड़ता है। जैसे कि मतलब विंटर के सीजन्स में अगर हम लोग देखने जाए तो रूम क्या कोई एरिया है तो कोई एरिया में रूम का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत कम होगा। तो रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको हीटिंग करना पड़ता है। वो अपना HVAC का हीटिंग आ गया। फिर अगर समर सीजन में आए तो समर सीजन में हम सबको AC की जरूरत पड़ता है। तो थर्मल कंफर्ट देने के लिए रूम के टेम्परेचर को कम भी करना पड़ता है, तो वो करता है एयर कंडीशनिंग। और दूसरा पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि एक एरिया है या कोई अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर की जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग को एक थर्मल कंफर्ट और एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी को देने के लिए ह्यूमिडिटी को बढ़ाना या कम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो मॉनसून सीजन होता है, मॉनसून सीजन के अंदर हमारे रूम के अंदर का ह्यूमिडिटी जो वो होता है वो ज्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी को कम भी करना पड़ता है। तो ही हम लोग को एनवायरमेंटल कंफर्ट मिलता है। उसी के बाद आता है अपना एयर क्वालिटी। तो एक रूम के अंदर या कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर की एयर की क्वालिटी को क्लीन करने से एक एनवायरमेंटल कंफर्ट मिलता है हम लोग को। अभी वो एयर को साफ भी करना पड़ता है, वो HVAC प्रोवाइड करता है। उसके साथ जो अपना फोर्थ पॉइंट है एयर फ्लो एंड मेंटेन प्रेशर। तो एयर के फ्लो को भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है और प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। बट ये जो फोर्थ पॉइंट है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं लेता है HVAC को। So our second slide is about basic heating, ventilation and air conditioning. जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पिछले साइड में दिखाया कि हम लोग को एक थर्मल कंफर्ट विंटर सीजन में एक थर्मल कंफर्ट देने के लिए हम लोग को हीटिंग का जरूर पड़ता है। वो हीटिंग जो है वो रूम के टेम्परेचर को बढ़ाता है। फिर है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो एक HVAC के अंदर जो मेन पार्ट है, क्योंकि वो वेंटिलेशन, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग दोनों के साथ हम लोग को एक रूम के अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि हम सबको मतलब फ्रेश एयर चाहिए होता है। तो एक रूम के अंदर एक ही एयर अगर सर्कुलेट हुआ करेगी तो हम लोग को फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। तो फ्रेश एयर मिलने के लिए रूम का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो वो आउटडोर एयर को वेंटिलेट करके हमारे रूम को फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है।
और थर्ड है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग इंडोर एयर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ थर्मल कंफर्ट। एक थर्मल कंफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए एयर कंडीशनिंग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग करती है एयर को। तो एचवीएसी का जो फंक्शन है, एचवीएसी का 5 फंक्शन है। एक कूलिंग एंड हीटिंग एंड सेकंड फंक्शन इज ह्यूमिडिफाइंग एंड डिह्यूमिडिफाइंग, मतलब कि रूम के अंदर की एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाना या कम करना। उसके बाद है थर्ड फंक्शन है कि क्लीनिंग द एयर, एयर की क्वालिटी को बेटर करना। फिर फोर्थ है रेगुलेट एयर फ्लो, एक उसका मतलब है वेंटिलेशन, जो एयर के फ्लो को रेगुलेट करे। उसके बाद है प्रेशराइजेशन, के रूम के अंदर के प्रेशर को नहीं तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेंटेन करना। ये सब थे एचवीएसी के फंक्शंस। अभी एचवीएसी की एप्लीकेशंस क्या है, तो एचवीएसी रेसिडेंशियल एरिया में यूज होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, जैसे कि कोल्ड रूम्स है वो सब एचवीएसी के थ्रू होता है। फिर फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर भी एचवीएसी यूज होता है। उसी के साथ साथ अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी थर्मल कंफर्ट के लिए एचवीएसी यूज होता है। और उसके जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उसके अंदर की एयर को क्लीन करने के लिए भी एचवीएसी यूज होता है। फिर जो मेन है, जो मॉल्स और ऑफिस में भी एचवीएसी सिस्टम्स को यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो अपना सेशन है, वो सेशन के अंदर हम लोग एयर कंडीशनिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज लेंगे। तो एयर कंडीशनिंग का बेसिक वो है कि एयर कंडीशनिंग 5 पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है। फर्स्ट पैरामीटर इज अ टेम्परेचर कंट्रोल, सेकंड इज अ एयर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन, फिर इंडोर एयर क्वालिटी, एंड फोर्थ पॉइंट इज नॉइज लेवल, जो नॉइज को मतलब कम से कम दे सके, और है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। अभी ये सब के साथ साथ अपना एयर कंडीशनिंग जो है, एयर कंडीशनिंग के साइकिल के अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है। वो रेफ्रिजरेंट के थ्रू हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अभी वो रेफ्रिजरेंट को पहले रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, एक कम से कम टेम्परेचर में ले जाने के लिए। उसके लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। वो साइकिल में है 4 पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। अभी एक एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है कंप्रेसर थ्रू। अभी कंप्रेसर के अंदर जो अपना रेफ्रिजरेटर जाएगा तो उसका वो टेम्परेचर अपना प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर के से नीचे जाएगा, वो कंडेंसेशन होएगा। उसके बाद अपना रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांशन वाल्व में जाएगा, जो अपना कंप्रेसर के थ्रू जो प्रेशर बढ़ा था वो प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपांशन वाल्व के थ्रू प्रेशर रिलीफ होगा। और प्रेशर रिलीफ होने के बाद जो अपना जो ठंडा रेफ्रिजरेंट हुआ है वो इवोपरेटर में जाएगा, और इवोपरेटर के थ्रू हम लोग रूम का जो है हीट ट्रांसफर करेंगे रेफ्रिजरेंट के अंदर लेके, और रूम को ठंडा करेंगे। तो ये था बेसिक ऑफ एयर कंडीशनिंग। अभी एयर कंडीशनिंग के भी टाइप होते हैं, जिसमें से एयर कंडीशनिंग के 4 टाइप्स है। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। अभी विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड स्प्लिट एसी को आप लोग ने देखा होगा, जो रेसिडेंशियल एरिया में यूज होता है। और पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, वो जो यूज होता है वो कमर्शियल
बिल्डिंग्स में यूज होता है, एक प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में होता है। मतलब कि पैकेज्ड एसी एंड सेंट्रल एसी जो है वो बड़े एरिया को एनवायरमेंटल कंफर्ट के देने के लिए यूज होता है, और विंडो और स्प्लिट जो होता है वो होता है रेसिडेंशियल कंफर्ट देने के लिए। अभी हम लोग को मतलब कौन सी जगह पे कौन सा सिस्टम यूज करना है उसके लिए कोई डिजाइन एक पर्टिकुलर डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं कि हम लोग को हमारा एनर्जी कितना है, मतलब कितना एनर्जी सोर्स के थ्रू हम लोग वो थर्मल कंफर्ट करेंगे, हमारा एरिया कितना है, एरिया के थ्रू हमको पता चलेगा। मतलब जैसे कि एक छोटे से रूम है, जैसे छोटे से रूम है तो रूम को विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और स्प्लिट एसी के थ्रू ठंडा कर सकते हैं। पर अगर एक बड़ा एरिया है, जैसे कि एक बड़ा ऑफिस है, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट वहां पे रखना पड़ेगा, और उसको प्रोडक्शन उसको बना के इंस्टॉल करके कमिश्निंग करके मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो मेन डिजाइन पैरामीटर आता है वो क्लीनलीनेस, मतलब हमको एक एरिया को कितना क्लीन रखना है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है अपना जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट के हिसाब से भी हम लोग अपना सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी। अभी टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी मतलब कि हमको एक स्पेसिफिक एरिया को कितने टेम्परेचर तक ले जाना है। मतलब हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री तक ही रहता है। अभी अगर किसी एरिया को 22 डिग्री के नीचे भी ले जाना है, मतलब कि 10 डिग्री भी ले जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग को पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहां पे रखना पड़ेगा। फिर होता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। अभी एक रूम के अंदर कितना ह्यूमिडिटी अब हमको कंट्रोल करना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, उसके थ्रू भी उसके लिए भी हम लोग को ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स रखने पड़ते हैं। फिर नॉइस के हिसाब से भी हमको सिस्टम चूज करने पड़ते हैं। तो ये थे उसके डिजाइन पैरामीटर्स। अभी जो मेन है वो है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। अभी ब्लू स्टार के अंदर मैं जो हूँ, जो 2 साल से काम करता हूँ, वो ईएमपीजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ, और उसके अंदर जो है हम लोग सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड कैसे होता है वो आपको ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर करूंगा। अभी एक बड़ा सा रूम है, एक बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर हमको एयर का क्वालिटी भी मेंटेन करना है, थर्मल कंफर्ट भी देना है, और ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करना है। तो हम लोग एक रूम के अंदर ये जो हमारा एक ब्लैक स्क्वायर है जो अपना रूम है। अभी जो रूम के अंदर ये एयर डिफ्यूजर जो है वो एयर डिफ्यूजर है जो अपना जो ठंडी हवा है, मतलब एक चिल्ड एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी वो चिल्ड एयर कैसे होती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूम के अंदर की जो एक एयर होती अपना जो नॉर्मल रूम के अंदर की जो एयर है वो एयर को रिटर्न एयर ग्रिल के थ्रू वो एक एएचयू में जाएगी, जो जहाँ पे वो हवा ठंडी नहीं होगी, मतलब वो वो गर्म हवा होगी। वो गर्म हवा के साथ साथ अपने लोग को फ्रेश एयर भी ऐड होती है। वो फ्रेश एयर होने के बाद वो कूलिंग कॉइल के थ्रू पास होगी, कूलिंग कॉइल में से पास होगी। अभी ये कूलिंग कॉइल जो होती है वो कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडा पानी सर्कुलेट होता है, जिसके जिसके कूलिंग कॉइल के अंदर से अपना जो गर्म हवा है वो पास करने से अपना हवा चिल्ड होता है। अभी वो कूलिंग कॉइल के थ्रू ठंडी हवा हो जाने के बाद अभी वो ठंडी हवा को हम लोग को वापस रूम के अंदर भी सर्कुलेट करना पड़ता है। तो वो कौन करता है कि वो फैन करता है। अभी फैन ब्लोअर फैन होता है, वो वहां की एक रिटर्न एयर को खींचेगा, और एयर को खींचने के बाद वो वही हवा ठंडी करेगा,
और ठंडी हवा करने के बाद फिल्टर के थ्रू सप्लाई करेगा। ऐसे ही मतलब अपने रूम के अंदर की एयर सर्कुलेट होती है। अभी रिटर्न एयर को ले जाने के बाद ठंडी हवा होती है और वही हवा जाती है। तो ये हवा के साथ हम लोग को फ्रेश एयर भी चाहिए होता है, उसी के लिए हम लोग फ्रेश एयर भी उस एसी के अंदर ऐड करते हैं। तो ये था एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है अपना जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हाई साइड सिस्टम एंड लो साइड सिस्टम। अभी हाई साइड सिस्टम जो है वो जो अपना कूलिंग कॉइल जो अभी था, वो कूलिंग कॉइल के अंदर जो पानी था वो पानी को ठंडा करने के लिए हाई साइड सिस्टम को रखना पड़ता है। अभी ये कूलिंग कॉइल के अंदर जो पानी आता है वो कॉइल के अंदर के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 6 to 8 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। अभी वो 6 to 8 डिग्री सेल्सियस जितना पानी का टेम्परेचर लाने के लिए हम लोग को चिलर यूज करना पड़ता है। तो व्हाट इज द चिलर? चिलर इज द मशीन to remove heat from the liquid via vapor compression and absorption refrigeration cycle। मतलब चिलर जो है वो पानी को वेपर कंप्रेशन या एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के थ्रू पानी को 8 या 6 डिग्री तक 8 या 6 डिग्री तक चिलर लाता है। चिलर के अंदर जो होता है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर जो अपना जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो है R134A टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन जो है वो पहले वेपर कंप्रेशन के थ्रू एक टेम्परेचर लाता है, वो है 4 to 5 डिग्रीज, और वो रेफ्रिजरेंट के थ्रू अपने जो पानी जो है जो कूलिंग कॉइल में से घूम के आया है वो कूलिंग कॉइल के पानी को ठंडा करेगा और पानी को वापस वहीं पे एचयू के पास भेजेगा, जिसका टेम्परेचर 6 to 7 डिग्रीज होगा। अभी ये चिलर्स के भी टाइप्स होते हैं, मतलब चिलर के वाटर कूल्ड चिलर्स होता है, नहीं तो एयर कूल्ड चिलर होता है। वाटर कूल्ड चिलर का क्या होता है? वाटर कूल्ड चिलर के अंदर हम लोग को कूलिंग टावर यूज करना पड़ता है, जो अपना रेफ्रिजरेंट के कंडेंसेशन के थ्रू जो पानी जो गर्म हुआ है वो पानी को वापस ठंडा करके वहीं पे भेजने के लिए कूलिंग टावर यूज करना पड़ता है। और एयर कूल्ड चिलर जो होता है वो एयर कूल्ड चिलर के अंदर हम लोग को कूलिंग टावर की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जो हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है वाटर कूल्ड चिलर्स। वाटर कूल्ड सिस्टम्स कैन प्रोवाइड मोर एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एडवांटेजेस ओवर एयर कूल्ड सिस्टम्स। एयर कूल्ड सिस्टम्स के एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एडवांटेजेस वाटर कूल्ड सिस्टम से कम होती है। इसीलिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर वाटर कूल्ड सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अपना जो चिलर का जो एक सिलेक्शन होता है, चिलर को सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो कॉस्ट पे होता है। पावर सोर्स मतलब कितने पावर सोर्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर सिलेक्ट करना पड़ता है। चिलर का कूलिंग कैपेसिटी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि हमारा कूलिंग कॉइल में से जो पानी कूलिंग कॉइल के अंदर पानी अपना 6 डिग्री तक जाना चाहिए, तभी वो ठंडी हवा को ठंडी कर पाएगा। तो उसी तरह से चिलर का कूलिंग कैपेसिटी अपने लोग को यूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब जो चिलर होता है वो जो टनेज में होता है। अभी एक अपना नॉर्मल एक एयर कंडीशनिंग होता है वो एसी 1 टन या 2 टन जितना होता है, और वो होता है रेसिडेंशियल कंफर्ट के लिए।
पर अगर एक बड़े एरिया की कंफर्ट की बात करने जाए तो हम लोग को 1 टन या 2 टन के एसी यूज नहीं करना पड़ता है, उसके अंदर ज्यादा टन रखना पड़ता है। जैसे कि मतलब एक बड़ा एरिया है तो उसके लिए हम लोग को 150 या 400 150 400 या 250 टन का एसी रखना पड़ता है। तो वो एसी 150 या 400 टन का एसी नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को पहले एयर एयर को ठंडी करने के लिए पहले हम लोग को पानी को ठंडा करना पड़ता है। वो पानी कैसे ठंडा होता है, वो चिलर के थ्रू होता है। तो वो चिलर के थ्रू ठंडा होता है, पर उसी उसी के अंदर भी टनेज होता है। तो चिलर बेसिकली 250 टन के या 400 टन के आते हैं। वही जो 250 या 450 टन का जो मैंने बोला, जो टन बोला है, वो है कूलिंग कैपेसिटी। कि मतलब 250 टन की कैपेसिटी है या 450 टन की कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी बड़ी होगी तो चिलर हम लोग को बड़ा लाना पड़ेगा। अगर चिलर की कैपेसिटी कूलिंग कैपेसिटी कम रखी होगी हम लोग ने, तो चिलर छोटा लाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ का चिलर का सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि उसका चिलर का नॉइस लेवल कितना ज्यादा है कि कम है। फिर उसका इंटरनल पाइपिंग मटेरियल्स है। फिर नंबर ऑफ कंप्रेसर्स होता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेंट टाइप है। जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, वो सब के हिसाब से हम लोग को चिलर का सिलेक्शन करना पड़ता है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ चिलर, तो HVAC चिलर्स के फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पार्ट्स है। एक तो है वेपर कंप्रेशन चिलर्स, जिसके अंदर 4 टाइप के चिलर्स होते हैं। एक तो रेसिप्रोकेटिंग चिलर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स होते हैं, स्क्रू चिलर्स होते हैं, स्क्रोल टाइप चिलर्स होते हैं। तो अभी की जो टेक्नोलॉजी के अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर हम लोग जो चिलर यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो है स्क्रू टाइप चिलर्स। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रोल से ज्यादा स्क्रू टाइप चिलर का एफिशिएंसी ज्यादा होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ चिलर्स। और सभी वेपर एब्जॉर्प्शन जो चिलर्स होते हैं वो सब यूज होते हैं व्हीकुलर के अंदर। जैसे कि मतलब एक बड़ा सा जहाज है या कोई प्लेन है, उसी के अंदर हम लोग को अगर एनवायरमेंटल कंफर्ट देना है तो वो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के चिलर्स द्वारा करते हैं हम लोग। उसी के साथ साथ दूसरा जो है वाटर कूल्ड चिलर होता है, एयर कूल्ड चिलर होता है, और इवोपरेटिव कंडेंसर वाले चिलर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि वाटर कूल्ड चिलर्स और एयर कूल्ड चिलर्स, तो दीज आर द फोटोज ऑफ चिलर्स। जैसे कि वाटर कूल्ड चिलर्स में आपने देखा कि इवोपरेटर, कंडेंसर, फिर कंप्रेसर। ये इवोपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, और उसी के साथ साथ वाटर कूल चिलर में जो दूसरा जो पॉइंट होता है वो है कूलिंग टावर। पर अगर एयर कूल चिलर की बात की जाए तो एयर कूल चिलर के अंदर कूलिंग टावर का यूज ज्यादा होता नहीं है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडा पानी घूमता है और वो पानी के थ्रू अपना एयर ठंडा होता है। तो ये पानी को घुमाने के लिए पानी को एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड चिलर के पास लाने के लिए हम लोग को पंप यूज करते हैं, वो जो एक पूरे सिस्टम्स को सर्कुलेट करता है। अभी पंप जो है वो 2 टाइप के होते हैं, उसमें होता है प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप। अभी प्राइमरी लूप यूजेस अ कांस्टेंट स्पीड पंप टू सर्कुलेट द वर्किंग फ्लूइड। मतलब वाटर को कांस्टेंट स्पीड पे सर्कुलेट करने के लिए पंप यूज किए जाते हैं। और सेकेंडरी लूप जो होता है वो वेरिएबल स्पीड को रखने के लिए, जैसे कि मतलब हमारा वर्किंग फ्लूइड है, वो फ्लूइड की स्पीड को
अगर वेरिएट करना है तो वेरिएट करने के लिए सेकेंडरी लूप यूज किया जाता है। तो अपना फोर्थ पॉइंट है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर आर स्पेशली टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर ऑफ दैट अलाउज वाटर एंड एयर टू कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर टू लोअर द टेम्परेचर एंड ऑफ द हॉट वाटर। अभी जो चिलर होता है, चिलर के इवोपरेटर के अंदर हमारा जो पानी जो कूलिंग कॉइल के थ्रू जो घूम के गया है, वो कूलिंग कॉइल के थ्रू घुमा हुआ पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो वो चिलर जो है वो पानी को ठंडा करेगा। अभी वो पानी को ठंडा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि उसके अंदर रेफ्रिजरेंट यूज होता है, वो वेपर कंप्रेशन साइकिल के हिसाब से हीट एक्सचेंज करता है। अभी पानी में से हम लोग ने हीट एक्सचेंज करने के बाद, पानी को ठंडा करने के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, वो रेफ्रिजरेंट भी उसके बाद गर्म हो जाता है। तो अभी वो गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हमारा होता है कंडेंसर। अभी कंडेंसर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट हीट एक्सचेंज करेगा, जिसके अंदर कंडेंसर के अंदर भी पानी घूमता है। तो वो पानी रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद जो पानी है कंडेंसर का, वो पानी कूलिंग टावर के अंदर आएगा। अभी कूलिंग टावर जो क्या है कि वो जो गर्म पानी को वापस ठंडा करेगा, और ठंडा करने के बाद कंडेंसर पे भेजेगा, और फिर कंडेंसर में जाने के बाद पानी फिर वापस एक अपना रेफ्रिजरेंट के अंदर की जो हीट है उसको लेगा, और वापस वही साइकिल चलता रहेगा। तो कूलिंग टावर भी एक मेन ऑब्जेक्ट है जो वाटर कूल चिलर के अंदर यूज होता है। उसके बाद आता है ये था अपना हाई साइड। हाई साइड का मतलब क्या है कि प्लांट रूम, जिसके अंदर चिलर होता है, पंप होता है, कूलिंग टावर होता है, जो सिर्फ पानी को ठंडा करता है। वो पानी जो पानी ठंडा हुआ है, वो पानी फिर लो साइड के पास जाता है, जहाँ पे जैसे कि मतलब हमारे पास एक जो रूम है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है, वो स्पेसिफिक एरिया को ठंडा करने के लिए वहां पे एचयू रखा जाता है, जिसे मैंने ये स्लाइड में दिखाया था। तो ये जो एचयू है, वो एचयू एक स्पेसिफिक एरिया के पास रखा जाता है, वो जो रूम का जो एयर जो है वो लेगा, और वही रूम को चिल करेगा, और चिल्ड करके उसका एयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पर ये जो एचयू होता है, वो एयर की सर्किट होती है। पर ये एयर को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के अंदर का पानी को जो ठंडा करना पड़ता है, वो पानी को ठंडा करने के लिए हमारा हाई साइड होता है। तो यही तरीके से मतलब दो साइड हो गया अपना। जो एयर सर्किट को जो चिल करता है वो है लो साइड सिस्टम, और वाटर सर्किट को जो चिल करता है वो है हाई साइड सिस्टम। तो हाई साइड मैंने आपको दिखाया प्रीवियस स्लाइड में। तो अभी लो साइड सिस्टम के अंदर मैंने जो आपको दिखाया था कि एचयू जो अपना होता है, वो रिटर्न एयर को लेके कूलिंग कॉइल के थ्रू पास करेगा, और हवा को ठंडा करेगा, उसी के बाद वापस उसी को ही सप्लाई करेगा। तो दिस इज द एचयू। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि वो रिटर्न एयर को लेगा, रिटर्न एयर को कॉइल थ्रू पास करेगा, और वही एयर को ब्लोअर के थ्रू सप्लाई करेगा रूम के अंदर। पर अपना रिटर्न एयर जो होता है उसी के अंदर फ्रेश एयर नहीं होता है। तो वो और हम लोग को एक रूम के अंदर चिल्ड एयर के साथ साथ फ्रेश एयर का भी जरूर पड़ता है, क्योंकि वही जो फ्रेश एयर जो होता है वही अपने एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। तो उसी लिए फ्रेश एयर को ऐड करने के लिए एचयू के अंदर हम लोग को आउटसाइड एयर को भी जाने देना पड़ता है, जो रिटर्न एयर जो अपने आती है उसी के साथ मिक्स हो जाती है, और उसके बाद रिटर्न एयर और फ्रेश एयर का मिक्सर जो होता है वो सप्लाई एयर के थ्रू अपने रूम के पास जाता है। तो अभी जो एयर जो है
सब चिल्ड एयर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो चिल्ड एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है डक्टिंग। अभी the function of the duct is a transmit air from air handling units to the space to be air conditioned। मतलब कि जो एरिया को हम लोग को एयर कंडीशनर करना है, मतलब थर्मल कंफर्ट पूरा करना है, वो एरिया तक ठंडी हवा को लाने के लिए डक्टिंग का यूज होता है। डक्टिंग के थ्रू अपना ठंडी हवा पास होएगा और अपने जो स्पेसिफिक एरिया है वो एरिया के पास डक्टिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी डक्टिंग का फंक्शन एयर हैंडलिंग यूनिट से ठंडी हवा को लेके अपने रूम तक पहुंचाना होता है। अभी रूम तक पहुंचाने के साथ साथ मतलब डक्टिंग के अंदर अपना फ्रिक्शन लॉस भी होता है, फिर हवा के अंदर की जो टेम्परेचर लॉस भी होता है, वो सब भी होता है। तो उसी के लिए अपना जो एयर है, एयर को थोड़ा ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, जिसके थ्रू हमारे रूम तक एक प्रॉपर टेम्परेचर के हवा आए। तो डक्टिंग का भी एक क्लासिफिकेशन है कि मतलब अगर लो वेलोसिटी डक्ट है तो लो वेलोसिटी डक्ट के अंदर आती है फ्लेक्सिबल डक्ट। फिर हाई वेलोसिटी डक्ट है तो हाई वेलोसिटी मतलब कि ज्यादा वेलोसिटी वाली डक्ट को हम लोग फ्लेक्सिबल डक्ट के अंदर यूज नहीं करते हैं। उसी के लिए हम लोग हमारा जो डक्टिंग है वो एक शीट में से बनाया हुआ होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो उस हिसाब से डक्टिंग का सिलेक्शन होता है। अगर मीडियम प्रेशर होता है तो डक्टिंग दूसरा आता है, और हाई प्रेशर हुआ तो हाई प्रेशर के लिए भी एक पर्टिकुलर डक्टिंग होता है। अभी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द एयर, सप्लाई एयर, रिटर्न एयर एंड फ्रेश एयर। सप्लाई एयर, रिटर्न एयर एंड फ्रेश एयर। अभी जो अपना जो मेन पार्ट है कि एयर हैंडलिंग यूनिट से अपने रूम तक चिल्ड एयर को लाना, तो वो चिल्ड एयर मतलब सप्लाई एयर को लाने के लिए भी एक पर्टिकुलर डक्टिंग होता है। वो जो एल्यूमिनियम से या जीआई के शीट मेटल में से बनाया हुआ होता है। जैसे कि आपने ये फोटो में देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है वो जो है वो जीआई या एल्यूमिनियम में से डक्टिंग बना हुआ है। और ये जो राउंड टाइप जो डक्टिंग है वो राउंड टाइप डक्टिंग जो है वो फ्लेक्सिबल डक्टिंग है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट से अपनी चिल्ड एयर को लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डक्टिंग का एक इम्पोर्टेंस होता है। फिर आता है ह्यूमिडिफायर्स एंड हीटर्स। अभी एक रूम के अंदर अगर हम लोग ने एक चिल्ड एयर सप्लाई किया है और हम लोग को उसके अंदर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा चाहिए या ह्यूमिडिटी को कम करना है तो वो हम लोग डिह्यूमिडिफायर्स या हीटर्स के थ्रू करेंगे। तो हीटर का काम क्या है कि जो अपना सप्लाई एयर है वो सप्लाई एयर के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी को कम करता है। और इसी के साथ साथ दूसरा भी एक जो आता है वो पान ह्यूमिडिफायर होता है। वो पान ह्यूमिडिफायर जो क्या करता है कि सप्लाई एयर के अंदर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है। मतलब इन ह्यूमिडिफायर सप्लाई एयर के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी और पान ह्यूमिडिफायर के अंदर जो होगी वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी। तो हीटर जो है, हीटर के अंदर एक कूलिंग कॉइल होता है जिसके अंदर से अपना जो हवा होता है वो पास होता है। वो पास होते ही उसके अंदर जो
कॉइल के थ्रू पास होते ही उसके अंदर की ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ये जो कॉइल होती है जो गर्म होती है, गर्म होने से सप्लाई एयर के अंदर के जो वाटर पार्टिकल्स है उसका हीटिंग होता है और वो वेपर के थ्रू होके पास हो जाती है। तो वर्किंग ऑफ एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ डिह्यूमिडिफायर, जो अपने सप्लाई एयर के अंदर की एयर की क्वालिटी को, एयर की ह्यूमिडिटी को कम करेगा। तो अपना जो ये जो रिटर्न एयर है वो रिटर्न एयर आया, उसके बाद एयर हैंडलिंग यूनिट में से ठंडा होके सप्लाई एयर के थ्रू जा रहा है। अभी सप्लाई एयर के पास जब अगर हम लोग को ह्यूमिडिटी को कम करना है तो ह्यूमिडिटी करने के लिए जो एक डिह्यूमिडिफायर विद ब्लोअर फैन रखा है, वो जो सप्लाई डक्टिंग है वो वहां पे ह्यूमिडिटी को कम करेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग को डिह्यूमिडिफायर के साथ साथ हमको फ्रेश एयर को भी ऐड करना है तो फ्रेश एयर को भी ऐड करके हम लोग सप्लाई एयर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो अभी ये जो था वो लो साइड था। अभी एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर एक लो साइड सिस्टम होता है, हाई साइड सिस्टम होता है और अपना चिलर होता है, पंप होता है, एएचयू होता है, फिर ह्यूमिडिफायर होता है। वो सब जो होता है वो सबको ऑपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर रखते हैं। लेकिन अगर दो ऑपरेटर के साथ ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का प्लांट अगर हम लोग ऑपरेशन में कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि जो हाई साइड होता है वो अपने बिल्डिंग से थोड़ा दूर रहता है, जहाँ पे अपना पानी ठंडा होता है, जिसको प्लांट रूम बोलते हैं, जिसके अंदर चिलर होता है, वो सब होता है हाई साइड में, मतलब कि प्लांट रूम में, वो जो बिल्डिंग से थोड़े दूर होते हैं। और लो साइड जो होता है, लो साइड के अंदर आता है अपना पाइपिंग होता है जो अपना एयर हैंडलिंग यूनिट्स के अंदर की कॉइल तक पानी पहुंचाता है। फिर कई कई जगह पे मतलब जैसे कि जो जगह पे हम लोग को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग रखना है, मतलब ठंडी हवा का थर्मल कंफर्ट पूरा करना है, तो वहां पे एयर कंडीशनिंग एएचयू रखा होगा। तो पूरी बिल्डिंग में एक ही जगह पे एएचयू नहीं रखे जाते हैं, जैसे कि फ्लोर वाइज रखे जाते हैं, कई कई जगह पे, मतलब कई कई कोने में रखे जाते हैं, कभी कभी टेरेस पे रखे जाते हैं। तो वो सबको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को प्लांट रूम में से पहले चिलर को ऑपरेट करना है, उसके बाद बिल्डिंग में आना है, बिल्डिंग में आने के बाद अभी कहीं टेरेस पे है तो टेरेस पे जाके एएचयू को चालू करना है, फिर वो चालू करने के बाद सप्लाई एयर ठंडी होगी। तो ये सब चीजें जो है होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं हो पाती है। तो ये सबका जो है ऑटोमेशन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बीएमएस सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ बीएमएस सिस्टम इज बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो हम लोग अगर बीएमएस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर अपना प्लांट रूम है, प्लांट रूम के पास हम लोग ने एक बीएमएस रूम बना दिया, रूम के अंदर हम लोग ने एक बीएमएस सिस्टम बिठा दिया, जिसके अंदर एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग बैठ के अगर हमको बिल्डिंग के साइड के टेरेस के ऊपर के जो एएचयू है अगर उसको ऑन भी करना है या ऑफ करना है या रेगुलेट करना है, तो वहां पे वो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब एएचयू को चालू करने के लिए ऑपरेटर को वहां पे टेरेस पे नहीं जाना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम बीएमएस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा और वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा जो बीएमएस में हमको दिखाएगा। तो वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग एएचयू को स्टार्ट या ऑफ भी कर सकते हैं, चिलर को भी स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं, फिर अगर पंप है तो पंप को भी स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये एक ऑटोमेशन के जैसा हो गया। मतलब हम सबको मतलब वहां पे मैन्युअली करने जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे मतलब हमको चालू करना है तो बीएमएस सिस्टम के थ्रू हम लोग चालू कर सकते हैं। अभी बीएमएस सिस्टम जो होता है वो
सिर्फ HVAC को कंट्रोल नहीं करता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट को कंट्रोल नहीं करता है, वो दूसरी भी कई कई सारी चीजें को कंट्रोल करता है, जैसे कि अपने एलिवेटर एंड लिफ्ट है, फिर लाइटनिंग कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल पैनल कंट्रोल है, सीडिंग कंट्रोल है, वो सभी को कंट्रोल BMS करता है। अभी जो अपना जो मेन पार्ट है, अभी जो अपना मेन पार्ट है वो है क्लीन रूम्स। Clean rooms, a room in which the concentration of airborne particles is controlled and which is constructed and used in manner of minimization of introduction, generation and retention of particles inside the room. तो एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट की बात होने के बाद ये क्लीन रूम है। क्लीन रूम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रूम है या एरिया है, वो रूम के अंदर की एयर के अंदर की रहे हुए जो डस्ट पार्टिकल है वो पार्टिकल को कंट्रोल करना और वो रूम को साफ कर रखना। वो क्लीन रूम को साफ करने के लिए हमारा टेम्परेचर को भी मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है, प्रेशर को भी मेंटेन करना पड़ता है और उसी के साथ साथ हमारे रूम के अंदर के जो एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब ये एक ऑर्डिनरी रूम नहीं रहता है, उसके अंदर ऑर्डिनरी रूम नहीं रहता है, ये बहुत साफ रूम रहता है। और ये जो क्लीन रूम है वो क्लीन रूम हम लोग बड़ी बड़ी लैब्स होती है, कोई फार्मा इंडस्ट्रीज होती है, हॉस्पिटल के OT है, तो वो सब भी वन टाइप ऑफ क्लीन रूम्स ही है। तो क्लीन रूम्स के चार बेसिक प्रिंसिपल्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टू ब्रिंग एनी डस्ट। अगर एक रूम है तो रूम के अंदर थोड़ा सा भी डस्ट जाने नहीं देना है। फिर नॉट टू एक्यूमुलेट एनी डस्ट, मतलब डस्ट का एक्यूमुलेट नहीं करना है हम लोग को, मतलब डस्ट को आने भी नहीं देना है, डस्ट को आने नहीं देना है, पर डस्ट अपना जो रूम है उसको साफ करना है। नॉट टू जनरेट एनी डस्ट, मतलब रूम के अंदर हम लोग को कोई ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है कि डस्ट पार्टिकल जनरेट हो। एंड जो फोर्थ है वो है टू रिमूव एनी डस्ट क्विकली। अभी ये क्लीन रूम जो है वो क्लीन रूम को साफ रखने के लिए हम लोग को पहले अपनी एयर को क्लीन करना पड़ता है। एयर को क्लीन करने वो एयर जो क्लीन कैसे होती है कि अपना जो एयर हैंडलिंग यूनिट में से जो ठंडी हवा आई है वो ठंडी हवा को हम लोग HEPA फिल्टर या अल्फा फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। वो पास करने के बाद अपना जो एयर जो है वो साफ हो जाएगा। अपना जो एयर है उसको HEPA फिल्टर या अल्फा फिल्टर के थ्रू अपना एयर को पास करते हैं और उसी के साथ साथ एयर का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है। और उसी के बाद जो क्लीन रूम जो है, क्लीन रूम को हम लोग एक कंक्रीट की दीवार या उससे नहीं बनाते हैं। क्लीन रूम को बनाने के लिए हम लोग वॉल पैनल्स का यूज करते हैं जो डस्ट पार्टिकल को जनरेट ना करे, और इजीली मतलब क्लीन हो जाए और इजी टू क्लीन रहे। फिर क्लीन रूम के अंदर हम लोग हमारे मतलब जो नॉर्मल जो कपड़े हैं, और नॉर्मली मतलब हम लोग जैसे रूम के अंदर जाते हैं वैसे नहीं जा सकते हैं। क्लीन रूम के लिए एक अलग से गाउनिंग होता है, फिर गाउनिंग होता है जो अपने फुल बॉडी को कवर करता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। अभी डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग क्लीन रूम्स के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इसी की वजह से हम लोग को ऐसे गारमेंट्स होते हैं जो मतलब गाउनिंग होता है, वो पहन के हम लोग क्लीन रूम्स के अंदर जा सकते हैं और हमारा काम जो है वो काम कर सकते हैं। तो क्लीन रूम को बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लीन रूम के अंदर जो फिल्टर लगे हैं, जो है HEPA फिल्टर और अल्फा फिल्टर, जो अपने एयर को क्लीन करते हैं, वो फिल्टर को हम लोग को एयर बैलेंसिंग करना पड़ता है। एयर बैलेंसिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अपने जो फिल्टर होते हैं वो फिल्टर बहुत ही
बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर ज्यादा एयर भी अगर हम लोग वहां से फिल्टर में से पास करता है तो वो फिल्टर भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिल्टर की एयर बैलेंसिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट। फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि अपना जो फिल्टर है वो फिल्टर के थ्रू ही क्लीन रूम के अंदर एयर पास हो। रूम के अंदर कोई दूसरी भी ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां से अपना नॉर्मल एयर रूम के अंदर एंटर कर सके। हाँ, तो मतलब कि अपना जो एयर है वो सिर्फ हैपा या अल्फा फिल्टर के थ्रू ही पास होना चाहिए। वो फिल्टर इंटीग्रेटेड टेस्ट के थ्रू हमको पता चलता है कि कितना एयर अपना फिल्टर में से पास हो रहा है और कितना एयर अपने रूम के अंदर एंटर हो रहा है। फिर टेम्परेचर एंड आरएच मैपिंग। इसका मतलब है जब आरएच अगर ज्यादा होगा तो वाटर पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। मतलब वाटर पार्टिकल्स भी अगर ज्यादा हुए तो रूम के अंदर पार्टिकल्स बढ़ सकते हैं। तो आरएच को भी मेंटेन करना पड़ता है। आरएच का मतलब है ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और उसी के साथ साथ हम लोग को टेम्परेचर का भी मतलब मेंटेन रखना पड़ता है। टेम्परेचर क्यों मेंटेन करना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर वाली हवा के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और कम टेम्परेचर वाली हवा के अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को टेम्परेचर एंड आरएच मेंटेन करना पड़ता है। उसके साथ साथ हेलो, Hello, Vipin. यस सर। So our time is complete. So behalf खाली of છેલ્લી બે સ્લાઇડ છે, એ સ્લાઇડ ખાલી ખતમ કરી લઉં. okay, वांधा नहीं okay. तो क्लीन रूम के अंदर जो अपना जो टेम्परेचर और आरएच को मेंटेन करने के साथ साथ रूम के अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स है वो डस्ट पार्टिकल्स को भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो जिसके लिए पार्टिकल टेस्ट किया जाता है। पार्टिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि एक रूम के अंदर के जो डस्ट पार्टिकल है उसको काउंट किया जाता है। वो डस्ट पार्टिकल्स माइक्रोन्स में काउंट किया जाता है, जिसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये तो क्लीन रूम्स के कई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि मतलब 1 लाख क्लास, 10,000 क्लास, 1,000 क्लास, 100 क्लास, 10 क्लास एंड 1 क्लास। नॉर्मली जो अपना जो नॉर्मल रूम रहता है वो नॉर्मल रूम के अंदर 0.5 माइक्रोन के 2,93,000 पार्टिकल्स रहते हैं। और हम लोग को अगर क्लीन 10 क्लास के एक रूम बनाना है तो वो रूम के लिए हम लोग को 0.5 के 0 माइक्रोन मतलब 0.5 माइक्रोन के 0 पार्टिकल रखना पड़ता है। तो these are the types of clean rooms, जैसे कि 1 क्लास, 10 क्लास, 100 क्लास, 1,000 क्लास। फिर है अपना क्लीन रूम्स। ये है क्लीन रूम्स के फोटोज। जैसे कि आपने ये बाजू में देख सकते हो कि ये कंक्रीट की दीवार से नहीं बने हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर वॉल पैनल से बने होते हैं। और ये जो उसका जो सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर जो है वो हैपा फिल्टर या अल्फा फिल्टर को इंस्टॉल किया जाता है, जो अपने एयर को मतलब फिल्टर करता है और एयर को क्लीन करता है। उसी के बाजू में है अपना क्लीन रूम। तो दिस वाज द my presentation on HVAC and clean room, and thank you. Sir, So okay. So thank you for thank being you. a part of Parul University. On behalf of PPI Mechanical and behalf of Parul University, thank you for sharing your valuable knowledge to our student. And thank you. Yes, sir.